जिंदगी का एक सच याद रखिए। नारी कभी सच में हारती नहीं है। उसके हालात और समाज की सोच हराने की कोशिश करते हैं। बचपन से ही उन्हें यह कहकर रोका जाता है कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर के साथ उनके सपनों को छोटा कर दिया जाता है। आज जब हम आधुनिकता के इस समाज में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम कहकर सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर इतिहास की कुछ साहसी महिलाओं और परंपराओं के खिलाफ ना खड़ी हुई होती, तो क्या आज ये हम परंपरा जो चल रही है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, क्या इस परंपरा को हम निर्वाहन कर पाते? नहीं कर पाते। जरा सोचिए, अगर ऐसी साहसी महिलाएं हमारे समाज में उभर कर सामने नहीं आई होती तो क्या होता। मैं आपको आज एक ऐसी महान महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मात्र 9 वर्ष की आयु में ही विवाह के बंधन में बंध जाती हैं, और जिसे समाज ने इसलिए गलत कहकर जो है उन्हें गलत कहा कि आप महिलाओं को अज्ञानता और अन्याय से मुक्त करना चाहती हैं। समाज ने उन्हें केवल इसलिए गलत कहा कि आप महिलाओं को अज्ञानता और अन्याय से मुक्त करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। उनके शिक्षा को हथियार बनाया। उन्होंने क्या किया? शिक्षा को हथियार बनाया और हजारों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की नई रोशनी जलाई। यही कहानी हमें सिखाती है कि जब महिला आगे बढ़ती है तो वह केवल अपनी ही नहीं, पूरी समाज की दिशा को बदलने का प्रयास करती हैं। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है सावित्रीबाई फुले, और जिन्हें भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। आज इनके विषय में हम, इन्होंने कैसे समाज को बदलने का प्रयास किया, किस किस कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, और समाज में वंचित वर्ग यानी महिलाओं को शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक किया, इस सभी मुद्दों पे आज हम बात करने वाले हैं। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं एक ऐतिहासिक जीवन का आरंभ। बात करें कि इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। अभी जस्ट ही मैंने आपको बताया कि इनका विवाह जो 9 वर्ष की आयु में कर दिया जाता है, और जब 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया जाता है ज्योतिबा राव फूले के साथ, उसके बाद शादियों के बंधन में, जो शादी का बंधन होता है, नया रिश्ता जुड़ता है, उसमें ये बंध जाती है। बात करें उस समय की महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। शोषित वर्गों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक, समझ लीजिए, आप अपराध बन चुका था कि आप समाज में रहकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप महिला हैं। आप क्या हैं? आप एक महिला हैं, और आपके लिए शिक्षा नहीं बनी हुई है। आपके लिए केवल क्या बनी हुई है? घरों की जंजीरें बनी हुई हैं। घरों के अंदर रह के आपको केवल खाना पकाना है, भोजन बनाना है, और इसके अलावा आपके लिए कोई काम नहीं है। आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं, आप जो है जागरूक नहीं हो सकती हैं। होता क्या है, इन्होंने शिक्षा का जब पहला कदम रखा, प्रेरणा की बात करें तो ये क्या करती थी? खेत में आम के पेड़ के नीचे जो है अपना पढ़ना लिखना शुरू करती हैं। अहमदनगर की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने अहमदनगर सिंथिया में जो फारस की संस्था और पुणे के एक नॉर्मल स्कूल था, वहां से इन्होंने प्रशिक्षण प्रारंभ किया। उस समय गुलामी की जंजीरें थी, और गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए इन्होंने क्या किया? ज्ञान को अपना हथियार बना लिया, यानी कि शिक्षा को अपना हथियार बनाया। बात 1848 की आती है, भारत का पहला कन्या विद्यालय। ऐतिहासिक दिन 1 जनवरी 1848 के पुणे में, यानी कि पुणे में अगर बात किया जाए तो आपके जो तांता साहब थे उनके घर से शुरुआत की जाती है। क्या? 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय। लड़कियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी विद्यालय यही था, और सावित्रीबाई और उनकी जो सहेली थी सगुड़ाबाई के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया? अध्यापन का कार्य शुरू किया। अध्यापन का कार्य शुरू करने के पश्चात पत्थरों और कीचड़ से के बीच साहस का सफर इन्होंने प्रारंभ किया। उस समय पत्थर और कीचड़ के बीच साहस का सफर शुरू करते हुए ज्ञान की राह में फेंका गया कीचड़ को अपना प्रेरणा बनाती हैं। स्कूल जाते समय जो रूढ़िवादी लोग होते थे वो इन पे पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, ताकि ये क्या कर सके? स्कूल ना जा सके, पढ़ ना सके और शिक्षित ना हो सके। लेकिन इन्होंने अपने हौसला को
कायम रखा, हौसला पे अडिग रही। और सावित्री बाई क्या करती थी कि थैले में हमेशा एक एक्स्ट्रा साड़ी यानी अतिरिक्त साड़ी लेके जाती थी, जिससे स्कूल पहुंचकर वो क्या करती थी, बदल लेती थी। और जो उस समय जो रूढ़िवादी लोग थे, जो पत्थर फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, उससे क्या करती थी, बचने का प्रयास करती थी। सहयोग और समर्थन समर्थन में इनकी फातिमा शेख नाम की एक मित्र आती हैं। घर से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, सामाजिक दबाव बनता है। 1849 में ज्योतिबा राव के पिता इन्हें घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों थी, जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उससे ये लड़ने का प्रयास कर रही थी। और समाज के ताने बाने से इनके जो पिता थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं और इन्हें घर से निकाल देते हैं। सच्ची मित्रता की बात किया जाए तो उस्मान शेख और उनकी जो बहन फातिमा शेख थी, उन्होंने क्या किया, इनको अपने घर में आश्रय दिया। और प्रथम मुस्लिम शिक्षिका की बात किया जाए तो फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी। कौन भाई, कौन शिक्षिका बनी? फातिमा शेख सावित्रीबाई के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर पहली जो है मुस्लिम शिक्षिका बनती है। तत्पश्चात होता क्या है, इसके बाद ज्ञान का विस्तार होता है। 18 नए विद्यालयों की स्थापना की जाती है। वंचितों के लिए जो है क्या किया जाता है, जो वंचित वर्ग थे, जैसे महार, दलित समुदाय के जो बच्चे थे, उनके लिए विशेष स्कूल खोले जाते हैं। छात्रवृत्ति की पहल शुरू की जाती है, क्योंकि छात्रवृत्ति एक लालच बस दिया जाता था कि आप आइए, जिसे वजीफा के नाम से आप जानते थे, आपको वजीफा दिया जाएगा, आप कॉलेज में यानी स्कूल में दाखिला लीजिए, आपको पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाता था छात्रवृत्ति के माध्यम से। मध्यकालीन की बात किया जाए यानी रात्रिकालीन विद्यालय 1855 में क्या होता है, किसान और मजदूर थे, उनके लिए नाइट स्कूल की व्यवस्था की जाती थी। नाइट स्कूल की व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि जो किसान वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, वो क्या करते थे, दिन भर काम करते थे, तब जाके उनके घर में एक निवाला आता था, उनके घर में रोटियां बनती थी। दिन भर तो वो काम काज में बिजी रहते थे इधर उधर, और रात में उन्हें वक्त मिलता था, इसलिए रात्रिकालीन का विद्यालय का प्रारंभ किया जाता है। समाज सुधार में महिलाओं की अधिकारों की रक्षा की बात किया जाए तो जो महिला सेवा मंडल बना 1892 में, महिलाओं ने उसके लिए अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और एक संगठन का निर्माण किया, जो संगठन क्या करता था, जागरूक करने का काम करता था। उस समय क्रूर प्रथाएं थीं, बाल विवाह था, सती प्रथा था, जो है विधवा पुनर्विवाह था। तो इन्होंने क्या किया, बाल विवाह और सती प्रथा का कड़ा विरोध करते हुए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी कि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो वो पुनः विवाह कर सकती है। बाल विवाह को रोक लगाया गया। सती प्रथा चलता था कि अगर किसी स्त्री का यानी किसी महिला का पति का देहांत हो जाता है तो उस पुरुष के साथ साथ उस महिला को भी क्या होता था, चिता पे जला दिया जाता था। इसका खुला कड़ा विरोध किया गया। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। नाइयों ने हड़ताल किया। विधवाओं का सिर मुड़वाने की जो प्रथा चल रही थी कि अगर आप विधवा हो जा रही हैं तो आपके सिर मुड़वा दिए जाते थे, ऐसी प्रथाओं का रोक लगाने का प्रयास किया गया। ऐतिहासिक हड़ताल किया गया। इसके बाद बाल हत्या जो प्रतिबंध था उसके लिए क्या किया गया, पहल उठाई गई। 1853 से लेकर 63 में बाल जो बलात्कार होते थे, पीड़ित थी, गर्भवती विधवाएं थीं, उनके लिए एक शरण गृह खोला गया। उनके जीवन रक्षा के लिए जो है प्रसूति गृह बनाया गया। नवजात बच्चों की रक्षा के लिए क्या किया गया, जो महिलाएं हुआ करती थी, प्रेग्नेंट महिलाएं हुआ करती थी, उनके लिए प्रसूति गृह बनाया गया। इसके बाद काशीबाई नामक एक ब्राह्मण विधवा थी, जो उनके उस विधवा स्त्री से एक बेटा होता है जिसका नाम होता है यशवंत राव। उन्हें गोद ले लेती हैं और उन्हें पढ़ा लिखा कर ये क्या करती हैं, डॉक्टर बनाती हैं। इसके बाद सत्यशोधक समाज और समानता की लड़ाई निकल कर आती है। 1873 में ज्योतिराव फुले ने मिलकर क्या करते हैं, सत्यशोधक समाज की नींव रखते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि जातिवाद और छुआछूत को मिटाकर बिना दहेज के विवाह संपन्न किया जाए, क्योंकि पहले दहेज की बहुत बड़ी प्रथा चलती थी। अगर कोई स्त्री दहेज लेके नहीं आती थी अपने ससुराल तो उन्हें आदर सत्कार नहीं दिया जाता था, उन्हें तुच्छ प्राणी समझा जाता था। इसके बाद 1890 की बात आती है तो ज्योतिराव के निधन के बाद सावित्रीबाई ने इस संगठन को सफलतापूर्वक क्या करती हैं, उसका निर्वहन करती हैं। साहित्यिक क्रांति आती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। स्वावलंबी बनो, मेहनत करो, काम करो, ज्ञान और धन बटोरो। 1854 की बात है, काव्य फुले और 1892 में बावनी काशी सुबोध रत्नाकर प्रकाशित होती है। कविताओं के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया जाता था।
कविताओं के माध्यम से समाज को जगाने का प्रयास किया जाता था, कविता गाई जाती थी। जो जाति प्रथा थी उन्हें तोड़ने का प्रयास किया गया, कविता के माध्यम से एक दूसरे को जगाया गया और कविता को ही क्या किया गया, एक शक्तिशाली हथियार मान लिया गया। देश के प्रति समर्पण और अकाल में इन्होंने बहुत ही राहत का कार्य किया, ये इसको भी समझते हैं। 1876 से लेके 1896 के मध्य क्या होता है, एक भयंकर अकाल पड़ जाता है। उस अकाल में ये दिन रात लोगों की मदद करती हैं। भुखमरी से जूझ रहे लोगों के लिए ये क्या करती हैं, मुफ्त भोजन, छात्रावास खोलती हैं। ब्रिटिश सरकार से मांग करती हैं कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए, जिससे ब्रिटिश सरकार पर इन्होंने दबाव बनाया और उस दबाव का परिणाम भी निकलता है कि ब्रिटिश सरकार आगे आती है और उसमें कुछ मदद करती है। अब एक दौर ऐसा भी आता है 1857 के समय में, जब महामारी फैल जाती है, प्लेग जैसी महामारी बीमारी आती है और पुणे में जो डॉक्टर उनका बेटा यानी कि जिसे वो गोद ली थी, यशवंत राव, उनके साथ मिलकर एक क्लिनिक खोलती हैं। निस्वार्थ सेवा भाव के साथ ये क्या करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उन्हें बचाने का काम करती हैं, उन्हें पीठ पर लादकर अस्पताल ले जाती हैं और अंतिम सांस तक उन्हें बचाने का प्रयास करती हैं। इस दौरान वो खुद क्या होती हैं, प्लेग की बीमारी से संक्रमित हो जाती हैं। सोचिए, प्लेग की बीमारी से खुद संक्रमित हो जाती हैं और एक ऐसा वाकया घटता है, एक ऐसा दिन आता है जो है 10 मार्च, यानी कि आज ही के दिन 10 मार्च 1897 में मानवता की सेवा करते हुए वो अपने प्राण को त्याग देती हैं। उनकी मृत्यु हो जाती है आज ही के दिन। अब थोड़ी इनकी विरासत और सम्मान की बात अगर कर लिया जाए, ऐसी महान स्त्री के बारे में जिन्होंने देश को जगाने का काम किया, स्त्रियों को उनके जो है व्यक्तित्व पे बात किया, उन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों में समर्थन दिया, उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक किया, ऐसी महान स्त्री, ऐसी महान महिला को 2015 में सम्मान के लिए पुणे विश्वविद्यालय में सावित्री फुले बाई पुणे विश्वविद्यालय का नाम रख दिया जाता है। राष्ट्रीय सम्मान की बात किया जाए तो 1998 में भारत सरकार द्वारा इनके नाम पर विशेष डाक टिकट चलाया गया। डिजिटल सम्मान की बात किया जाए तो 2017 में गूगल ने उनके 186वें जन्मदिन पर डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ज्ञान और समानता की अमर ज्योति सावित्रीबाई फुले केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की धधकती मशाल थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया केवल समाज को बदलने के लिए, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए। यानी शिक्षा केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि शोषण के खिलाफ खड़े होने का साहस भी देता है। आज भी उनका संघर्ष हर उस महिला का मार्गदर्शन बनता है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही। आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। ज्योतिबा राव सावित्री फुले बाई द्वारा जो ये कार्य किया गया समाज को जगाने का, शिक्षा के प्रति जागरूक करने का, आज भी महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। तो शायद अगर इस तरीके का काम सावित्रीबाई फुले ने नहीं किया होता तो आज जो हम एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, शायद ये चीजें संभव नहीं होती। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भी बहुत प्रयास किए, लोगों को एक साथ एकत्र करने का प्रयास किया। उन्होंने भी समाज के लिए बहुत काम किए कि समाज एकजुट होकर काम करे, पढ़ाई लिखाई करे। शायद ऐसा वाकया आपके जीवन में नहीं हो पाता कि अगर ऐसी कुछ महान शख्सियत, ऐसी महान महिलाओं ने इस देश को सुधारने के लिए योगदान नहीं दिया होता। तो ऐसी महान स्त्री को हम लोग नमन करते हैं, उनके किए गए कार्यों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।